स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख ली थी। हमने सीख लिया था कि अगर मुझे कुछ इस टाइप का मिला, लिमिट x टेंड्स टू a, हाँ भैया, अदिति मेंस का लेक्चर है, मतलब आपकी बैच न्यू मेंस है, राइट? राइट ना? हाँ, तो एक लेक्चर हो चुका है, राइट? दिस इज द सेकंड लेक्चर। तो अगर मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है। उसका मतलब क्या होता है ना? फर्स्ट चीज तो ये थी। सेकंड चीज ये थी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें हमने कंडीशन देखी थी कि इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कंडीशन क्या आती थी भाई? एलएचएल और आरएचएल दोनों क्या होते थे? बराबर नहीं होते थे। और अगर एलएचएल और आरएचएल बराबर होते थे और किसी कांस्टेंट के बराबर होते थे तो वो जो वैल्यू है वो लिमिट की वैल्यू हो जाती थी। तो सपोज एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के आ रहा है, देन इट मींस देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो एलएचएल और आरएचएल की जो वैल्यूज आई हैं जो कि इक्वल हैं उसके बराबर हो जाती। ये चीजें हमने सीखी थी। और फिर मैंने लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि भाई सपोज अगर मेरे को इसकी लिमिट निकालना है, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 2 पे x प्लस 2 की लिमिट निकालना है, तो ग्राफ वगैरह छोड़ो, मैंने बोला था डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आपका आंसर आ जाएगा, राइट? मैंने ये आपको लास्ट में बोला, तो लास्ट में कुछ पार्ट में कंफ्यूज भी करवाया था मैंने कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब अगर मैं फंक्शन एफ एक्स लेता हूं, मान लो इसको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लेता हूं, अगर मैं बोलूंगा कि मुझे ऐसा करो आप f2 निकाल के दो, तो आप बोलोगे सर f2 निकालने के लिए मैं तो इसको 2 प्लस 2 कर दूंगा, x की जगह 2 पुट कर दूंगा 4। फिर मैं बोलूंगा कि चलो आपने ये तो कर दिया, मुझे लिमिट निकाल के दो, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 2 पे f ऑफ x की वैल्यू निकाल के दो, तो आप बोलोगे सर ये भी मैं डायरेक्ट 2 सब्सटीट्यूट करके आंसर ला दूंगा। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या रहा? ये दोनों तो सेम ही हो गए, राइट? ये और ये दोनों सेम हो गए, तो इस केस में सेम होगा। ये हर केस में सेम होंगे जरूरी नहीं है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब थोड़ा सा डिटेल में उस चीज में घुसते हैं कि आपने ये डायरेक्टली वैल्यू निकाल ली, सब्स्टिट्यूट कर लिया, आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि यहाँ पे क्या कर दिया हमने, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया और मेरा आंसर आ गया। और मेरा आंसर भी सही आया। आप बोल रहे हो सर राइट, इसको मैं यहाँ पे पार्टीशन कर देता हूँ। और एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लो मुझे निकालना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। फिर मैं बोलूंगा इफ आई सब्सटीट्यूट डायरेक्टली आई विल गेट 0, सॉरी 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 विच आई विल गेट 0/0। तो भाई ये 0/0 आ गया, तो ये तो गड़बड़ हो गई मैथ्स में, करेक्ट? अब 0/0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आई कैन नॉट डायरेक्टली सब्सटीट्यूट इट, आई कैन नॉट डायरेक्टली सब्सटीट्यूट इट। ठीक है, आई कैन नॉट डायरेक्टली सब्सटीट्यूटेड। और उसी में अगर मैंने आपको एक और एग्जांपल लिया था कि लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 2 पे अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो फिर आप कैसे करोगे? तो इसमें आपको एलएचएल और आरएचएल भी देखना पड़ेगा। ये और तीसरा केस में बोल सकता हूं कि अगर ये मैं फर्स्ट केस बोलता हूं कि भाई डायरेक्टली सब्सटीट्यूट किया आंसर आ गया, सेकंड केस बोला कि डायरेक्टली सब्सटीट्यूट किया कुछ ऐसी चीज आ गई जो एकदम अजीब सी लग रही है मेरे को, मैथ्स में 0/0 आ गया। और दूसरा है कि मैं डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करने का सोच भी नहीं सकता, इसमें लॉजिकली मेरे को एलएचएल और आरएचएल निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? तो
और कब निकालना पड़ेगा, तो थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके लिए होनी चाहिए कि कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है उसके अंदर। ठीक है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए अगर आप एलएचएल निकालोगे तो आप बोलोगे कि सर इसमें क्या करो, आप x 2 से छोटा ले लो और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू निकाल दो। यहाँ पे आरएचएल में लिमिट x से स्टैंडिंग x 2 से बड़ा ले लो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू निकाल लो। आप बोलोगे ये 2 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, ये 2 से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब ये जो तीन केस हमने बात करी, ये तीनों केसेस को मैं क्वेश्चन देख के कैसे पता करूंगा कि मैं मुझे क्या करना है? हाँ राइट, वो अपन यूज करेंगे बेटा। तो अब ये तीनों केसेस में कैसे पता करूंगा कि मुझे क्या करना है? तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप इसको डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर रहे हैं एंड इफ यू आर गेटिंग द कांस्टेंट वैल्यू, जैसे यहाँ पे 4 वैल्यू आ गई, कांस्टेंट वैल्यू आ गई, यू यूज फर्स्ट मेथड, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अगर डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करके आपके पास अगर आंसर आ गया तो आपको फर्स्ट मेथड ही यूज करनी। ये थर्ड मेथड भी आपको फंक्शन पे डिपेंडेंट होने वाली है कि भाई अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली मैं डायरेक्टली सब्सटीट्यूट 2 नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्टली सब्सटीट्यूट 2 करूंगा तो आंसर मेरे पास 2 आ जाएगा, तो वो एलएचएल और आरएचएल अलग वाला सीन मैं देख ही नहीं पाऊंगा। तो इस टाइप के जो फंक्शन है उसमें एलएचएल और आरएचएल आपको दोनों निकालनी पड़ेगी। ये वाले केस के बारे में मैं अभी आपसे डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, तो ये आपको केसेस समझ में आ गए, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उस पर आपको और अच्छे से चीजों का समझ में आएगा। जैसे कि मुझे निकाल के दो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी सॉरी। तो अगर मान लो सपोज आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करके देखो क्या आंसर आ रहा है। नॉर्मल फंक्शन, बिल्कुल रिया आप बोल सकते हो। ठीक है, ये डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन करके आपको आंसर आ गया। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू पाई बाय 2 कॉस ऑफ एक्स, तो आपका आंसर क्या आएगा जल्दी से मुझे बता दो। कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ, वैल्यू कितनी आएगी इसकी? कॉस ऑफ पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2। 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, योर आंसर वुड बी, ठीक है। अब मान लो आपके पास ये वाला क्वेश्चन आया, लिमिट एक्सिस टेंडिंग्स टू 0 एक्स बाय एक्स,
तो आपका आंसर क्या आएगा? हाँ, ये प्रीवियस पेज पे भी जाने दो, मैं बताऊंगा आपको, और अभी ये भी करूँ। हाँ, फर्स्ट का आंसर 1 है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, माय मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक। अगर x टेंडिंग्स टू 0 x बाय एक्स है, तो मैं क्या करूंगा? क्या भाई यहाँ पे डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन कर दूं? क्या मैं इसको 0/0 बोल के कुछ ऐसी चीज लेके आ जाऊं जिसमें मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं लगेगा? नहीं। करेक्ट। अब सबसे पहले मैं अपने आप से एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान देना, मैं समझा रहा हूँ, छोटी सी चीज है बट समझा रहा हूँ। ये जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसको एफ एक्स नाम दे देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स, तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? जरा मुझे बताओ तो, कब ये फंक्शन डिफाइन है? इसकी डोमेन क्या है? आप बोलोगे सर डोमेन इसकी ऑल द रियल वैल्यूज है एक्सेप्ट जीरो। जीरो मत पुट करो, बाकी सब कुछ पुट कर दो। और करेक्ट, यही डोमेन आएगी, सब कुछ पुट कर दो, जीरो मत पुट करो, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो भाई अगर मैं ये जीरो पुट कर रहा हूं तो ये तो गड़बड़ी हो गई। जीरो डायरेक्टली पुट कर ही नहीं सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया मेरे को, तो मेरे को पंगा हो गया, मैथ्स में डिफाइन ही नहीं हुआ। करेक्ट। तो ये चीज क्या चल रही है भाई? यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, एक्स इज टेंडिंग्स टू जीरो है, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है भाई, जीरो के बराबर नहीं है। ये तो हम यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट कर देते हैं भाई, ये हम क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम सॉल्व करने के लिए, कि भाई ऐसा होता है कि जब भी हम लिमिट निकालते हैं, ये नॉर्मल सब्सटीट्यूशन क्या करता है, आपका आंसर दे देता है, बट हमेशा देगा जरूरी नहीं है। और आपको ये चीज भी समझनी है कि एक्स इज टेंडिंग्स टू जीरो लिखा हुआ है, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज समथिंग लाइक 0.0000000 समथिंग, और या फिर -0.00, मतलब जीरो के बहुत क्लोज है ना, जीरो नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चीज आपको समझनी है कि हाँ ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में हमने सब्सटीट्यूट करके निकाल लिया, हमेशा नहीं निकालेंगे। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, मेरे को एक चीज बताना, एक चीज बताना इसी क्वेश्चन के बारे में, कि अगर मैं एफ एक्स को ये लिखता हूं एक्स बाय एक्स, तो मैं क्या एफ एक्स को बोल सकता हूं यार कि इसका डोमेन जो है, ये फंक्शन तो हमेशा 1 होता है, सिर्फ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। करेक्ट है। मतलब मैं एक्स कुछ भी पुट करूं, अगर मैं एक्स इक्वल टू 5 भी पुट करूंगा, तो मेरे पास 5/5 इक्वल टू 1 ही आना है। अगर मैं एक्स इक्वल टू 10 भी पुट करूंगा, तो मेरे को 10/10 1 ही आना है, मतलब हमेशा 1 ही आना है भाई। एक्स अगर मैं कुछ भी पुट करूं, 0.00000 समथिंग कुछ भी पुट करूं, तो भी आंसर 1 ही तो आना है, क्योंकि ओवरऑल क्या होने वाला है, ये पार्ट तो कैंसिल होने वाला है ना, 1 के बराबर आना है। बस हमको ये केयर करनी है कि एक जीरो नहीं होना चाहिए, तो मेरा तो एक जीरो यहाँ पे वैसे भी नहीं है ना, एक्स तो जीरो बोला नहीं, और अगर एक जीरो नहीं है, कुछ भी है, कुछ भी हो, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो गए, जो भी है मुझे मतलब नहीं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरी जो लिमिट की वैल्यू आएगी इस केस में, इस केस में मेरे लिमिट की जो वैल्यू आएगी, कि लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू जीरो एक्स बाय एक्स की जो वैल्यू आएगी, वो मेरे पास कितनी आएगी, 1 आएगी। LHL भी 1 आएगी और RHL भी 1 आएगी। दिस इज वन ऑफ द मेथड कि मैंने डायरेक्टली सब्सटीट्यूट नहीं किया, उसको समझ लिया कि भाई क्या चल रहा है मेरा फंक्शन में। क्लियर है? इसको नोट डाउन करो, मैं प्रीवियस पेज पे ले जा रहा हूँ। इसमें से इफ यू वांट टू सब्सटीट्यूट के डायरेक्टली क्या कर रहा है, ये 3 एग्जांपल इफ यू वांट टू कॉपी, ये तो हमारा लास्ट क्लास का ही था, है ना, ये चीजें तो हम सीख ही चुके थे। ये शायद ये सारी चीजें भी हम सीख चुके थे लास्ट क्लास में, मैंने एंड में ये बता दी थी, बट ठीक है, एक बार और मैंने रिवाइज करा दिया। ठीक है, तो 1 मिनट में इसमें दे देता हूँ, 1 मिनट उस पर दे दूंगा, आप नोट डाउन कर लें। आज की क्लास में हमारे पास इतना कंटेंट हो जाएगा कि आपको मैं होमवर्क दे पाऊंगा। व्हाट्सएप ग्रुप अभी इस वीक रुक जाते हैं, नेक्स्ट वीक के क्या शेड्यूल आएंगे उस पर फिर डिपेंड करके हम कर पाएंगे। ठीक है, चलो।
अब इसको नोट डाउन कर लो, ये 4 क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं। मैं आपको होमवर्क दूंगा तो कुछ इसी पैटर्न पे दूंगा अभी के लिए। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि 0/0 आ रही तो दुनिया चल क्या रही मेरी एग्जैक्टली। चल हो गया कॉपी बेटा। हाँ प्रीवियस पेज बता दूंगा एक बार, नहीं हुआ। हाँ ठीक है, मैं वेट कर लूंगा बेटा। हाँ ये कैंसिल करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा वैष्णवी उस पे। एक बार और ये देख लो जिसको देखना था। तो सो द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन इज, जो x/x था उसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। चलो बढ़ेंगे आगे। अब हम हमारा फेवरेट क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, जो हम लेके सॉल्व कर रहे थे भाई, 2-3 बार ले लिया हमने। लिमिट x टेंस टू 3 ले लेता हूँ सबसे पहले, x² माइनस 4 अपॉन में x-2, एक ये ले लेता हूँ, और फिर ले लेता हूँ तो यहाँ पे मैं बोलूंगा डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, 3² माइनस 4 अपॉन में 3-2 हो जाएगा। माई आंसर विल बिकम 9-4 डिवाइडेड बाई 1, माई आंसर इज 5। एकदम सही, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करूंगा तो आई विल गेट 2² माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2-2, आई विल गेट 0/0, जो कि मेरा नहीं चलेगा। ये आंसर मतलब यहाँ से मैं आंसर नहीं प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा कुछ अलग तरीके से सॉल्व। अलग तरीके से कैसे करूंगा, मैं इसको कर दूंगा फैक्टराइज। मैं बोलूंगा यार इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, और इसको मैं x-2 x+2 डिवाइडेड बाय x-2 लिख सकता हूँ, और ये जो लिमिट मेरे पास आ रही थी वो तो लिखी हुई आएगी आएगी। अब मैं क्या करूंगा, अब भाई ये पार्ट तो कैंसिल हो रहा मेरा, कैंसिल कर देता हूं मैं। तो मेरे पास क्या बच गया फाइनली, ओवरऑल ओनली लिमिट x टेंस टू 2 x+2, और 2 को डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करूंगा, आई विल गेट 2+2, सो माय आंसर इज 4। तो माय वैल्यू ऑफ द लिमिट वुड बी 4। यहाँ ये 0/0 आया, इसने आंसर नहीं दिया, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया। और फैक्टराइजेशन कर दिया और उसको सॉल्व कर दिया, तो अपने आप मेरे पास लिमिट की वैल्यू पुट करके आ गई। डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, उसके बाद मेरे पास आंसर आ गया। तो ये जो मैंने सॉल्व किया, इसको मैंने सॉल्व किया।
हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही है, इसको मैं नाम दूंगा सॉल्विंग लिमिट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। solving limit with the help of the factorization, this is one of the way of solving question। कि कभी क्वेश्चन ऐसा आया 0/0 का फॉर्मेट आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0/0 का फॉर्मेट आया। बात करूंगा डिटेल में, सबसे पहले इसको नोट कर लो आप क्या किया मैंने, फिर मैं बात करूंगा ये 0/0 की दुनिया क्या चल रही है। हाँ वो वैलिड है बेटा। नहीं 0/0 1 नहीं होता बेटा, उसके बारे में बात करूंगा मैं राहुल। 0/0 के बारे में बात करूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। चलो आई होप आपने लिख लिया हो इतना। अब मुझे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, मुझे वो बताइएगा आप कि मैंने अगर फंक्शन एफ एक्स लिखा x² - 4 डिवाइडेड बाय x-2, और मैंने फंक्शन एक जी एक्स लिखा, उसको मैंने x+2 लिखा, तो क्या ये दोनों फंक्शन बराबर है? क्या ये दोनों फंक्शन सेम है? क्या ये दोनों फंक्शन सेम है? क्या ये दोनों फंक्शन सेम है? तो आप बोलोगे सर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो वही जैसे अभी आपने किया था, इसको x-2 x+2 लिख दिया था, डिवाइडेड बाय x-2 कर दिया था, कैंसिल करके आपने x+2 लिख दिया था, तो सर सेम होने चाहिए। बट मैं बोलूंगा सेम है, सेम है, सिर्फ x=2 के लिए सेम नहीं है। एक्सेप्ट x=2 बोथ फंक्शन आर सेम, क्योंकि इसकी जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है वो ऑल द रियल वैल्यूज है, और इसकी जो डोमेन है वो ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2 है। 2 आप पुट नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है डिफाइन नहीं होगी, राइट? तो ये दोनों हमेशा सेम वैल्यू देने वाले हैं, सिर्फ 2 को छोड़ देना ऊपर वाले में, क्योंकि 2 पे वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको पुट करके देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं मेरा आंसर आ गया, मैंने पुट किया तो, क्योंकि बची हुई सारी वैल्यूज के लिए सेम है बट 2 के लिए सेम नहीं। और यहाँ पे 2 तो है नहीं भाई, ये तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 है ना, तो 2 के अलावा तो दोनों फंक्शन सेम ही है, दैट्स वाई मेरा आंसर यहाँ से आ गया। अब ये 0/0 का फंडा क्या था, ये आया समझ में? क्या है कि दोनों फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि दोनों के फंक्शन में डोमेन का डिफरेंस, उसके अलावा आप जो भी वैल्यू पुट कर रहे हो 2 के अलावा दोनों फंक्शन सेम आउटपुट देने वाले हैं। अब मैंने जब 0/0 पुट किया था x² - 4 डिवाइडेड बाय x-2 में, जब मैंने x=2 सब्सटीट्यूट किया था तो मेरे को 0/0 आया था। तो 0/0 देखो, ये पुट करने का मेरा लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि x तो 2 के बराबर है नहीं। तो क्या ये एग्जैक्टली 0/0 आया होगा ये फंक्शन जब x टेंडिंग टू 2 होगा? जब जरा मुझे ये बताओ, व्हेन x टेंडिंग टू 2 ये फंक्शन क्या 0/0 आएगा? नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि x2 होगा, अगर भाई x2 होगा तो 0/0 आएगा, बट x तो 2 है नहीं, 2 अप्रोचिंग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो क्या ये एग्जैक्टली 0/0 आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, अगर मैं यहाँ पे लिमिट लिख दूं तो, राइट?
क्योंकि ये मैंने x को 2 पुट किया था इसीलिए ये आया था, और x2 हो नहीं सकता। ये तो हमारी मेथड है कि हम सॉल्व करते हैं तो पुट करके देखते हैं, करेक्ट। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि व्हेन आई एम पुटिंग x इक्वल टू 2, when I am putting x is equal to 2, I am getting 0/0 का फॉर्मेट, भाई 0/0 का फॉर्मेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस 0/0 का फॉर्मेट। इट इज नॉट एग्जैक्ट 0/0, इट इज नॉट एग्जैक्ट 0/0। वाई इट इज नॉट एग्जैक्ट 0/0? क्योंकि भाई 0 हो नहीं सकता, क्योंकि मैं x2 नहीं पुट कर सकता। आइडियली मुझे x टेंडिंग्स टू 2 लेना है। तो 0/0 का फॉर्मेट है, और इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है। 0/0 की वैल्यू नहीं पता है, तो हम इसको बोलते हैं कि कभी भी मैं ऐसे डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन कर रहा हूं और ये वाला फॉर्म आया, तो उसको मैं बोलूंगा इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये 0/0 का कौन सा फॉर्मेट हो गया? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने 0/0 बोला तो भाई एग्जैक्ट 0/0 नहीं आ रहा है, वो वैल्यू टेंडिंग्स टू चल रही है, तो 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है मेरे पास। इसीलिए तो ये चेक हम करेंगे हमेशा, ये चेक करेंगे कि हमको पता चले भाई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है। बट सॉल्व हम कैसे कर देंगे उसके बाद में, अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा तो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग इट। क्योंकि मेरे पास ये आया है, अगर ये इस टाइप का आता पहले वाले क्वेश्चन जैसा, तो मैं तो डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करके निकाल ही लेता, क्योंकि मेरे पास कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आ रहा था, मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ रहा था। तो आई होप ये दुनिया समझ रहे हो आपके, मैं 0/0 बोल रहा हूँ बट 0/0 आ नहीं रहा है, वो एक फॉर्मेट आ रहा है, और उसको नाम दिया है हमने इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट, क्योंकि हमको 0/0 की वैल्यू नहीं पता है। गॉट इट? इसको नोट करो बेटा अच्छे से। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस किया है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट। ऐसे फॉर्मेट जिसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने यूज कर दिया एक मैथमेटिकल टूल जिसको मैं बोलता हूँ फैक्टराइजेशन। वो फैक्टराइजेशन से आंसर निकाल दिया भाई। एनी डाउट टिल नाउ यू कैन आस्क मी बेटा। नहीं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट डज नॉट मीन नॉट डिफाइन। इस पे भी अगर मैं बात करना चाहूं तो मैं बात कर सकता हूं, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं बात करूंगा कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मींस नॉट डिफाइन। नहीं, इट डजंट मीन नॉट डिफाइन, इट डजंट मीन नॉट डिफाइन, इट इटसेल्फ हैज मीनिंग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। करूंगा बेटा, वापस से करूंगा, एक और एग्जांपल लूंगा, समझ में आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप लिख लिया बेटा सबने, बढ़ूंगा आगे। देखो, अगर x इज इक्वल टू 2 लिखता हूं मैं, हाँ राइट, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली वी गेट इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट। जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं डायरेक्टली इसमें,
then I will get not define, क्योंकि मैं क्या सब्सटीट्यूट कर रहा हूं भाई, x इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, तो डिनोमिनेटर मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और मैं इसको 5 कर देता हूं सपोज, चलो, तो मेरे पास डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, 0। व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि माई डिनोमिनेटर इज 0। और अगर मैं ये सब्सटीट्यूट करता हूं कि x टेंडिंग्स टू 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2 है, तो इट इज डिफाइन, बट इट इज कमिंग 0/0 का फॉर्मेट, क्योंकि मैं x टेंडिंग्स टू 2 है भाई। इट इज डिफाइन डेफिनेटली, कब डिफाइन नहीं होता, जब x इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू 2 होता डायरेक्टली, यहाँ पे x टेंडिंग्स टू 2 है, तो डिनोमिनेटर की कुछ वैल्यू है डेफिनेटली 0 को अप्रोच कर रही है, बट 0 नहीं, तो ये 0/0 का फॉर्मेट है। समझ में आया कहाँ पे नॉट डिफाइन है? मैथ्स में डेफिनेटली अगर डिनोमिनेटर में 0 आया तो वो नॉट डिफाइन है, बट यहाँ पे 0/0 का फॉर्मेट आता है। इट डजंट मीन कि ये नीचे वाला 0 है और ऊपर वाला 0 है, और 0/0 कैंसिल होके 1 आने वाला फंडा भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन अपनी कुछ वैल्यू लेके आएगा, तो वो आप 0/0 को कैंसिल नहीं कर सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट के। इसकी वैल्यू मैं यहां से नहीं बता सकता, मैं दूसरे तरीके से जरूर बता सकता हूं। गॉट इट? जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, लिमिट एक्स इज टेंडिंग्स टू 0 e की पावर x इंटू कॉस ऑफ x माइनस कॉस क्यूब x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। अब इसमें अगर मैं डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन यूज करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, e की पावर 0 कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस क्यूब ऑफ 0 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ 0। करेक्ट? और फिर ये बोलोगे कि आप सर e की पावर 0 इज 1, कॉस 0 इज 1, 1 माइनस 1 अपॉन में 0, ये आ जाएगा 0/0 का फॉर्मेट। तो कौन सा फॉर्मेट है ये दिस इज इंडिटर्मिनेंट फॉर्मेट। आ रहा है समझ में? अब आपने तो क्या बोला कि 0/0 आया, तो मतलब कौन सा फॉर्मेट आया आपके पास, इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, जिसकी वैल्यू आप देख के नहीं बता सकते हो। अब एक्चुअली आपको पता भी है कि x इक्वल टू 0 आप डायरेक्टली सब्सटीट्यूट तो कर सकते नहीं हो, आइडियली नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करूंगा। देखना, मैं क्या करूंगा, e की पावर x को एज इट इज लेने दूंगा, cos x कॉमन ले लूंगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इसको लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, साइन स्क्वायर x एज इट इज। फिर बोलूंगा कि भाई और थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता हूँ, e की पावर x कॉस ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर x कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x कर देता हूँ, और फिर बोलूंगा इसको कैंसिल हो गया। तो ये जो 0/0 लेके आ रहे थे ना, साइन स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा। अब आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास बहुत अच्छा अच्छा सा टाइप कुछ बच जाएगा, और वो बचेगा, अब आप डायरेक्टली x इज इक्वल टू 0 अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, e की पावर 0 इंटू कॉस 0, और ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो आपका फंक्शन लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 1। सो अगेन वी हैव सॉल्व्ड इट विद द हेल्प ऑफ द फैक्टराइजेशन। हमने क्या किया है यहाँ पे, वी हैव यूज्ड फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन से आंसर क्यों आ गया, क्योंकि भाई ये जो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा था, तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म जब भी आता है तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब ये नहीं होता है कि आंसर नहीं निकलेगा या लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म ऐसे आया कि जो हमारी ट्रिक होती है कि हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करके आंसर लाते हैं, तो डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन में एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है। हाँ, इसको मैथमेटिकल मैनिपुलेशन आप बोल सकते हो। वो मैनिपुलेशन बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन कराया है, एक नया एग्जांपल लूंगा उसमें और कुछ करा दूंगा, तो आपको एक आइडिया दे दूंगा, ताकि एटलीस्ट नॉर्मल की कंडीशन में आ जाए, हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर पाएंगे। कौन सा बेटा सेकंड एग्जांपल, दिस वन?
देखिए इसमें एक से ये एग्जाम्पल नहीं है, ये तो मैं बस बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल नहीं था, ये बस मेरा किसी ने पूछा था सर जीरो डिनोमिनेटर में आ रहा तो नॉट डिफाइन होना चाहिए, मैंने बोला बिल्कुल, कि जब आप x इक्वल टू 2 पुट करोगे बेटा इधर इस एक्सप्रेशन में तो ये नॉट डिफाइन एक्सप्रेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया इसीलिए। अब एक्सटेंडिंग्स टू 2 पुट करोगे तो एक्सटेंडिंग्स टू 2 है तो मतलब ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं आ रहा है, राइट? डिनोमिनेटर जीरो, x इक्वल टू 2 एग्जैक्ट पे आएगा। 2 से बड़ा या छोटा कोई नंबर पुट करोगे तो नॉट डिफाइन नहीं आएगा, फॉर्मेट आएगा 0/0 का, कि ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। एक चीज और ध्यान देना कि ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, इसीलिए 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है। दोनों 0/0 को अप्रोच कर, बट दोनों का रेशियो निकालना है आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। दोनों का रेशियो निकालना है। अब ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, इट डजंट मीन कि ये जीरो है, बट इन दोनों का रेशियो, जैसे यहाँ पे ये जीरो और जीरो को अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर भी जीरो को अप्रोच कर रहा था, डिनोमिनेटर भी जीरो को अप्रोच कर रहा था, बट दोनों का रेशियो जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है। वो दोनों का रेशियो कैसे निकाला? तो थोड़े मैथमेटिकल टूल अप्लाई किए, मैथमेटिकल फॉर्मूले अप्लाई किए और उसको सॉल्व कर दिया। डायरेक्ट मैनिपुलेशन, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन आप बोल रहे हो। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन तो मैंने आपको बताया ना, जब डायरेक्ट वैल्यू निकल रही है तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर लो आप, एक्सेप्ट कोई ऐसा फंक्शन नहीं होना चाहिए जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया या फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ऐसे जो उल्टे सीधे फंक्शन होते हैं वो दिक्कत देंगे, अदरवाइज आपको नॉर्मल फंक्शन दिक्कत नहीं देंगे। वो अब आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ आपको डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन करना है और कहाँ नहीं सब्सटीट्यूट करना है किसी किसी क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा टाइम तो समझ जाओगे। हाँ, नहीं, फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया मैंने, ये मेथड अप्लाई किया तो मेरे को 0/0 आया। इट मींस आई आई गॉट एन इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। मेरे को 0/0 आंसर नहीं आया है, मेरे को इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आया है। अब इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा तो तरीका क्या है? तो भाई कोई मैथमेटिकल तरीका होगा जिससे मेरे को सॉल्व करना है, तो मैंने फैक्टराइजेशन यूज किया। एक और एग्जांपल लेता हूँ, क्लियरिटी आएगी। आई होप आपने कॉपी भी कर लिया हो। एक और क्वेश्चन कर लो आप। अगर मैंने ये दिया, मान लो हाँ, ये सॉल्व कर लो जिसका हो रहा है। cos स्क्वायर बाय cos व्हेन x is टेंडिंग टू π/2। चलो हो गया। चलो, अब इसमें जब आप डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन करोगे भाई, जब आप डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन करोगे कि x इक्वल टू π/2 पुट कर दूं, तो आप क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा cos स्क्वायर π/2 डिवाइडेड बाय cos π/2, दोनों जीरो है। तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर क्या आ गया भाई? आंसर यहां से आप बोलोगे सर आंसर तो नहीं आ रहा, दिस इज इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है। और अब यहाँ पे जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो आप देखोगे कि भाई एक cos x कैंसिल कर देता हूं मैं, cos स्क्वायर x बाय cos x है। इसको सॉल्व करके मैं सिर्फ cos x लिख सकता हूँ, फैक्टराइजेशन का ही पार्ट है। और अब मैं cos π/2 पुट करूंगा इसके अंदर, तो आई विल गेट cos π/2। इस बार मेरे पास आंसर कितना आएगा? 0। तो इस बार मेरे पास आंसर क्या आया? 0। लास्ट क्वेश्चन में भी देखोगे आप, यहाँ 0/0 का फॉर्मेट आ रहा था, आंसर कितना आ रहा था? 1, है ना? क्योंकि इसका रेशियो 1 को अप्रोच कर रहा था, दिस बाय दिस 1 को अप्रोच करेगा। फॉर्मेट 0/0 का था, यहाँ पे भी फॉर्मेट 0/0 का है, बट इस बार ये वाला रेशियो किसको अप्रोच करेगा बेटा? ये वाला रेशियो 0 को अप्रोच करेगा। समझ में आया क्या चल रहा है अब? कि वो रेशियो की वैल्यू तो फंक्शन पे डिपेंड करेगी कि फाइनल आंसर कितना आएगा आपका। कोई बोल रहा है कि सर ये वाले एग्जांपल में लिमिट कैसे निकालेंगे? तो दोस्त लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक्स इक्वल टू 2 पे हम लिमिट निकालते नहीं, एक्सटेंडिंग्स टू 2 या एक्सटेंडिंग्स टू सम नंबर पे लिमिट निकाली जाती है। एक्स इक्वल टू 2 पे एग्जैक्ट वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकाली जाती है।
फाइनल आंसर हमारे पास होगा दिस जीरो। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब होता है कि आपका आंसर आएगा, वो आंसर आपके पास जीरो है। हाँ, जीरो इज अलाउड इन द आंसर, एनी नंबर इज अलाउड इन द आंसर। अब मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये आपको समझ में आया कि फैक्टराइजेशन करके दुनिया हमारी चलेगी उधर। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स। इसकी लिमिट आप मेरे को निकाल के दोगे। तो आप बोलोगे सर मेरा पहला स्टेप तो यही होता है कि मैं जीरो पुट कर देता हूँ, है ना, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करके देखता हूँ तो दुनिया क्या चल रही है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, पुट करके देख लो यार क्या आ रहा है। इसका 5 माइनस जीरो कर दो, इसका रूट 5 प्लस जीरो कर दो। आप आओगे तो आपको जीरो डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस रूट 5 आ जाएगा। और रूट 5 माइनस रूट 5 भी कितना आ जाएगा भाई, जीरो बाय जीरो आ गया। ये जीरो बाय जीरो आ गया तो कौन सा फॉर्मेट आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट आ गया। ये तो यहाँ से मैं आंसर नहीं निकाल पाया। आंसर कैसे आएगा, तो मेरे को कुछ दूसरा मैथमेटिकल टूल निकालना पड़ेगा। अब मैं इसको कैसे करूंगा यार, ये फैक्टराइज तो होगा नहीं, ये फैक्टराइज तो होगा नहीं। तो मैं इसमें कुछ मैथ्स का दूसरी चीज यूज करूंगा। मैं बोलूंगा यार इसको मैं क्या करता हूँ, कोई बताएगा मेरे को क्या कर सकता हूँ, रेशनलाइज कर देता हूँ। करेक्ट श्रोनी, इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको x डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस एक्स माइनस रूट 5 प्लस एक्स, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट 5 प्लस एक्स। इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मैथ्स में हम, रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा x, न्यूमरेटर में आ जाएगा रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट 5 प्लस एक्स। और नीचे क्या आ जाएगा भाई, a माइनस बी द होल स्क्वायर की दुनिया चलेगी, तो रूट 5 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा माइनस रूट 5 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। करेक्ट। और ये दुनिया क्या बोलेगी कि न्यूमरेटर तो एज इट इज ही रख लो, और डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स माइनस ऑफ 5 प्लस एक्स। राइट, तो ये ऊपर वाला तो एक्स एज इट इज, रूट 5 माइनस एक्स एज इट इज प्लस रूट 5 प्लस एक्स एज इट इज। नीचे जो डिनोमिनेटर में है 5 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स, तो भाई ये 5 उड़ जाएगा। what I will get is x under root of root 5 minus x minus of, sorry, plus of root 5 plus x डिवाइडेड बाय माइनस 2x आएगा। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। नो, यू डायरेक्टली सब्सटीट्यूट x इक्वल टू जीरो यहाँ पे। अब x इक्वल टू जीरो अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 5 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय माइनस 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय माइनस 2। तो योर आंसर इज माइनस रूट 5। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया भाई, यहाँ पे जो प्रोसेस यूज किया दैट इज कॉल्ड द रेशनलाइजेशन। तो हमने ये सीख लिया भाई, लिमिट की वैल्यू निकालनी है, किससे निकालनी है, रेशनलाइजेशन से निकालनी है। कौन सा फॉर्मेट आया था, जीरो बाय जीरो का इंडिटर्मिनेंट फॉर्मेट आया था। तो अब मैथमेटिकल टूल आपको यूज करना है, कभी रेशनलाइज कर देना, कभी फैक्टराइज कर देना, आगे और तरीके सीखेंगे कभी वो कर देना। ठीक है, या कुछ डाउट किसी को। मेन है आपको कि फंडा जीरो बाय जीरो का समझ में आना चाहिए कि ये जीरो बाय जीरो आया तो इसका मतलब क्या है, ये जीरो बाय जीरो एग्जैक्ट नहीं है बेटा, है ना, वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले x इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट किया, x इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट किया, फिर देखा तो मेरे पास कितना आ गया,
0/0 वैल्यू आ गई जो कि इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट आ गया। इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट आ गया तो मैं क्या करूंगा, मैंने देखा रूट वूट इन्वॉल्व है, इसको फैक्टराइज कर रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये माइनस है, इस माइनस को मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ताकि नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज रह गया। नीचे वाले को सॉल्व किया तो -2x आ गया, जैसे यहाँ पे आया, x वाला पार्ट कैंसिल हो गया। नहीं, कंपोनेंडो डिविडेंडो अथर्व कब भी लगाते हैं तो किसी इक्वेशन में लगाते हैं, किसी एक्सप्रेशन में नहीं लगाते हैं। बट a/b इज इक्वल टू c/2 होता है, तो एक इक्वल टू इन्वॉल्व रहता है उसमें, दैट इज इक्वेशन, दिस इज एक्सप्रेशन। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड एन एक्सप्रेशन। तो ये तो सिर्फ ये एक एक्सप्रेशन है, राइट, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लग सकता कभी। वो समथिंग इज लाइक a/b और c/d अगर होगा तो हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, रेशनलाइजेशन की हेल्प से हमने लिमिट्स की वैल्यू निकाल ली। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आपको रेशनलाइजेशन का। ये हो गया सबका कॉपी? थोड़ा सा टाइम ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू है a+2x माइनस, एक ये क्वेश्चन देख लो भाई, अब इसको सॉल्व करो तुम लोग, देखो क्या चल रही दुनिया, समझ में आएगा आपको। 0/0 का फॉर्मेट आएगा, फिर क्या करोगे? अब मेरे को फाइनल आंसर निकाल के दो यार, अब तुम लोग, मैंने बहुत कर दिया। एक्सटेंडिंग्स टू 0 नहीं है, एक्सटेंडिंग्स टू a है बेटा, ये a है और यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। a कैन बी एनी नंबर, है ना, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। अब जब आपने डायरेक्टली सब्सटीट्यूट किया होगा कि सर x=a सब्सटीट्यूट करके देखो तो सही इसकी दुनिया क्या चल रही है, आप बोलोगे यहाँ पे √3x आएगा, -√3x यहाँ भी आएगा, यहाँ पे √4x, सॉरी a, यहाँ पे √4a आएगा, यहाँ भी -√4a आएगा। 0/0 का फॉर्मेट लेके बैठे हुए हैं हम लोग, मतलब एक इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट हमारे पास है। कौन सा फॉर्मेट है? इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है। अभी भाई इंडिटर्मिनेट फॉर्म है तो रेशनलाइजेशन लग रहा है मेरे को, रेशनलाइजेशन हो सकता है इसका, तो मैं इसको न्यूमरेटर को तो रेशनलाइज करूंगा करूंगा बेटा, इसको डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज करना पड़ेगा। a+3x -√4x. Now when I rationalize the denominator, what I will get is √a+3x प्लस √4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इससे तो कर दो, ऊपर वाला भी दिक्कत देगा, ऊपर वाले को भी कर दो, a+2x प्लस
तो इस बार क्या किया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को रेशनलाइज किया। यस मिताली बोलो। सर अगर हम्म। नीचे वाले का कर दिया तो बात बन जाएगा, तो फिर ऊपर न- वाले का भी करने की जरूरत क्या थी? नहीं है बेटा, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर नीचे वाले का रेशनलाइज करके अगर आपका आंसर आ जाता है तो चलेगा, बट यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 0/0 का फॉर्मेट ही मिलेगा अगर सिर्फ आप एक ही पार्ट को रेशनलाइज करोगे तो। उसको करके देखना आप, ये सेकेंड वाला पार्ट मत लिखना और सिंप्लीफाई करना, यू विल गेट 0/0 अगेन। ओके सर। ठीक है, तो आप इसको, सही बात थी कि सिर्फ अगर मैंने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया तो ठीक है चलेगा बेटा, बट अगेन यू विल गेट 0/0 का फॉर्मेट इन दैट केस। आपको वो फॉर्मेट नहीं मिलेगा जो आपको रिक्वायर्ड है, वापस इंडिटरमिनेंट फॉर्मेट मिलेगा, या सिर्फ न्यूमरेटर को करोगे तो भी इंडिटरमिनेंट फॉर्मेट मिलेगा। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना पड़ेगा, जब जाके इसमें इंडिटरमिनेंट फॉर्मेट अलग हटेगा। ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है क्वेश्चन की, समझ में आया? तो अब इसमें क्या करोगे, तो भाई इसमें तो आप सिंपल करोगे कि इस वाले पार्ट को इसके साथ मैनेज कर देना और इस वाले पार्ट को इसके साथ मैनेज करना, बचे हुए एज इट इज लिख देना। तो मैं इसको लिख देता हूं √(a+2x का स्क्वायर -√3x का स्क्वायर। डिनोमिनेटर को लिख देता हूं √(a+3x का स्क्वायर -√4x का स्क्वायर। वो जो पार्ट मेरे पास बच गया है उसको एज इट इज लिख देता हूँ। न्यूमरेटर में ये बच गया, डिनोमिनेटर में ये बच गया। ये आप थोड़ा सा नोटिस करोगे आपको समझ में आएगा, प्लस वाला तो कभी दिक्कत देता ही नहीं है। ये प्लस वाला जो है ना, ये दिक्कत नहीं देगा एक्सटेंडिंग्स टू 0 पे। अब यहाँ पे जब आप इसको इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, ये कितना आ जाएगा जरा मुझे बता दो तो फटाफट। a-x ऊपर आ जाएगा, a-x नीचे आ जाएगा, और ये रेस्ट वाला जो पार्ट है वो एज इट इज ही पड़ा रहेगा। और अब आप देखोगे कि बढ़िया मजे आ गए आपको, ये पार्ट तो कैंसिल हो गया। और अब आप x इक्वल टू ये सब्सटीट्यूट करो बढ़िया से, आप यू विल गेट योर आंसर। नहीं गलत आया बेटा कुछ वैष्णवी? अब अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे x इज इक्वल टू a, व्हाट यू विल गेट इज √4a प्लस √4a डिवाइडेड बाय √3a। तो ये आ जाएगा ट्वाइस इंटू √4a डिवाइडेड बाय ट्वाइस इंटू √3a। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और भाई ये a से a भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों अंडर रूट के अंदर है। और √4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, और नीचे आ जाएगी रूट, नहीं दोनों जीरो आएंगे बेटा रिया, फिर आप बाद में x इक्वल टू a पुट करोगे रिया, दोनों जीरो आएंगे। करके देखना, आप कहीं मिस कर रहे हो उसको। तो समझ में आया ये क्या दुनिया चल रही है, कि भाई ये 0/0 का जो फॉर्मेट आ रहा है ये हमारा गेम कर रहा है, पूरी की पूरी लिमिट में हमको यही करते रहना है। ये फॉर्मेट को अवॉइड करना है। अवॉइड क्या करना, मतलब फॉर्मेट इज पार्ट ऑफ लिमिट डेफिनेटली, बट वो आंसर नहीं देता है हमको, आंसर निकालने के लिए और कुछ करना पड़ता है। अब एक ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, वो ध्यान देना। नहीं हाँ, इसमें तो रैशनलाइजेशन है, एक और दूसरी मेथड है बेटा।
डिफरेंशिएशन को हेल्प करके, वो बाद में सीखेंगे अपन। बहुत सारे तरीके हैं यार क्वेश्चन सॉल्व करने का, ऐसे लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे वेज हैं डेफिनेटली। जैसे जैसे आप ज्यादा एक्सप्लोर करते जाओगे होता जाएगा। चलो बढ़े आगे। अब ये जो 0/0 आया है, क्या ये अकेला इंडिटर्मिनेंट फॉर्मेट है? क्या ये अकेला इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है? नहीं, ये वाला नहीं। ऐसे बहुत सारे इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। एग्जाम्पल दूंगा, बट अब जैसे कि आप समझ ही चुके हो बहुत अच्छे से कि इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं। कि भाई कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं जिसकी वैल्यूज आप नहीं निकाल पाओगे, जिसकी वैल्यूज आप कुछ नहीं बोल पाओगे कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट भी अगर आया आपके पास तो भी आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे कि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या होगी। देन ऑल्सो वी नीड टू यूज सम मैथमेटिकल टूल। क्या यूज करेंगे? सब फॉर्मेट भी पढ़ेंगे हम, मैथमेटिकल टूल भी और पढ़ेंगे। ठीक है। इन्फिनिटी को इन्फिनिटी में से जब आपने सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आएगा आपको नहीं पता। इन्फिनिटी भी बहुत बड़ा नंबर है, कि इन्फिनिटी दूसरा बड़ा नंबर, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया दुनिया क्या चलेगी नहीं पता। दिस ऑल्सो एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट। जीरो को इन्फिनिटी से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो, क्योंकि जीरो और इन्फिनिटी, ये ध्यान देना चीजों को, समझना चीजों को। जैसे 0/0 में, 0/0 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच कर रहे थे बेटा, जीरो थे नहीं। जैसे अपन ने इस पे बात करी थी ना, 0/0 नहीं आते हैं वो, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू पुट करने के बाद आते हैं। तो 0/0 का फॉर्मेट आता है। सिमिलरली यहाँ 0 × इन्फिनिटी का फॉर्मेट आ रहा है। ये 0 × इन्फिनिटी नहीं है, नहीं तो जीरो को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही देता है। बट ये वाला जो जीरो है ना बेचारा, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है। इसके साथ दिक्कत ये है, अगर ये एग्जैक्ट जीरो है तो आपके पास आंसर कितना आएगा? आंसर आपके पास जीरो ही आएगा। बट ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये फॉर्मेट वाला जीरो है। तो वो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। हाँ बेटा बोलो मिताली। सर सिर्फ एग्जैक्ट एग्जैक्ट जीरो और फॉर्मेट जीरो में जरा डिफरेंस समझ हाँ नहीं आया सर, प्लीज देख, एक्सप्लेन जैसे कीजिए। कि, हाँ, जैसे कि ये मैंने लिखा था, ये वाला अपना एग्जाम्पल था, ये भी नहीं था, इसके बाद वाला था। यहाँ पे एग्जैक्ट 2 था, करेक्ट। तो ये क्या आया? एग्जैक्ट जीरो आया था डिनोमिनेटर में यहाँ पे, करेक्ट। हाँ सर। यहाँ पे क्या एग्जैक्ट जीरो आया था क्या डिनोमिनेटर में? नहीं, बस ये डिफरेंस है बेटा। मतलब हम 0 × इन्फिनिटी जब कंसीडर करते हैं, हाँ, हम एक्चुअल जीरो कंसीडर कभी नहीं करते इस। एक्चुअल जीरो होता भी नहीं है। जैसे जब एक्सटेंडिंग्स टू 2 पे हम बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअल जीरो नहीं है, बट फॉर्मेट हम 0/0 का बोल रहे हैं, करेक्ट। ओके सर। आया समझ में? वो थोड़ा और आप करोगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। मैं आपको सबके एग्जाम्पल भी लूंगा, बट मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे अब इंडिटर्मिनेंट फॉर्मेट का आपको आइडिया लग गया है क्या होता है, तो कितने इंडिटर्मिनेंट फॉर्मेट होते हैं वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी शुड नॉट बी जीरो बेटा। इट कैन बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो। इट डिपेंड ऑन के ये वाला जो इन्फिनिटी वाला एक्सप्रेशन है और ये वाला जो इन्फिनिटी वाला एक्सप्रेशन है उसमें वैल्यूज क्या आएंगी। हाँ, ये सारी अप्रोचिंग जीरो है बेटा। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट का मतलब ही तो यही है कि सारी अप्रोचिंग वैल्यूज हैं। 0/0 अप्रोचिंग है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अप्रोचिंग है, 0 × इन्फिनिटी, दोनों अप्रोचिंग अप्रोचिंग वैल्यू। सबके एग्जाम्पल में लूंगा, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। आपको सिर्फ अगर 0/0 समझ में आ गया है कि मतलब क्या होता है, सारे समझ में आ जाएंगे। अभी के लिए बस आप नोट कर लो, फिर हम उस पर जब डिटेल में पढ़ेंगे हर एक फॉर्मेट को तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये श्रिया बोलो। सर मुझे ये 0 × इन्फिनिटी वाला नहीं समझा। हाँ, उसको करते हैं हम, एक सेकेंड, उसको करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ठीक है। ओके सर।
अगर मैंने मान लो ये एग्जांपल लिया, तो अगर मैं अब आपको देखूं कि फॉर्मेट क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, अब आंसर क्या बोलोगे आप? भाई आप बोलोगे कि सर ये अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो 0 इंटू 1/0 का फॉर्मेट, 1/0 अगर कोई नंबर होता है तो ये क्या होता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। आई होप ये तो आपको पता है ना, ये वाला फॉर्मेट इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो एक्चुअली ये वाला जो 0/0 आपने पढ़ा और 0 इंटू इन्फिनिटी पढ़ा, दोनों सेम ही है भाई। दोनों का एग्जाम्पल ये था, याद है x/x का एग्जाम्पल से मैंने आपको 0/0 समझाया था, वही यहां पे भी समझा रहा हूं। अभी आया समझ में? बट आपका आंसर कितना आना चाहिए इसका? इसका आंसर तो निकाल चुके हो आप, लिमिट की वैल्यू तो कितनी आनी चाहिए, 1 ही आनी चाहिए। x/x की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, करेक्ट? अभी आया समझ में? जिसको डाउट था 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्मेट में क्या चल रहा है, इसका आंसर 1 आ रहा है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी है, बट आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कोई बोल रहा है सर इसकी दुनिया बता दो, तो अब मेरे को इसमें एक छोटी सी चीज बताना आपको, सिर्फ ये मेरे को, अच्छा जिसने 1 की पावर ये समझ में आ गया सबको? किसी को कुछ डाउट है क्या कि भाई ये 0 इंटू इन्फिनिटी में सर क्या इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट की बातें कैसे कर रहे हो आप? तो भाई ये एक एग्जांपल दे दिया कि इसलिए कर रहा हूं। ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी, जिसका भी डाउट था, जिसने भी पूछा था, 1 की पावर इन्फिनिटी पे आता हूं मैं। भाई अब मुझे एक छोटी सी चीज बताना कि 0.999 की पावर इन्फिनिटी अगर मैं लूं, और अगर मैं 1.0000 की पावर इन्फिनिटी अगर लूं, तो दोनों में अंतर क्या आता है? अंतर आता है या नहीं आता? ओवरऑल दोनों का वैल्यू का एनालिसिस ये होता है कि भाई ये जीरो को अप्रोच करता है, ये जीरो आएगा, क्यों आएगा? और ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगा, क्यों आएगा? इसके बारे में मैं बात करता हूँ। 1 से छोटा कोई भी नंबर है, जैसे कि ये वाला है, ये 1 से छोटा नंबर है। 1 से छोटे नंबर की पावर अगर आप बढ़ाते जाते हो बेटा, है ना, 1 से छोटे नंबर की पावर अगर आप बढ़ाते जाते हो, ये इन्फिनिटी बहुत बड़ी पावर है, अगर आप बढ़ाते जाते हो तो वो वैल्यू जीरो को अप्रोच करती जाएगी। एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा, 0.1 की पावर 1, 0.1 की पावर 2, 0.1 की पावर 3। आप देखो कि कितना आएगा, ये 0.1 ही आएगा, ये 0.01 आएगा, ये 0.001 आएगा। और आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू जैसे जैसे यहाँ बढ़ती जाएगी, वैल्यू जीरो को अप्रोच करती जाएगी, और ये 0.999 जो है ना, वो 1 से छोटा है, तो वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी। यहीं पे अगर मैं 2 लेता हूँ, मान लो 1 से बड़ा है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये वैल्यू ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी। ये वैल्यू 2 आएगी, ये वैल्यू 4 आएगी, ये वैल्यू 8 आएगी, एंड सो ऑन इंक्रीज होती जाएगी। तो भाई अगर कोई 1 से बड़ा नंबर है जो सेकंड एग्जांपल में है, अगर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट लूंगा तो वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, इनफाइनाइट को अप्रोच। तो डिफरेंस आ गया ना। और यहाँ पे आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि अगर सर ने 1 की पावर इन्फिनिटी लिखा है तो 1 अप्रोचिंग है, 1 एग्जैक्ट नहीं है। अगर 1 एग्जैक्ट होता तो इन्फिनिटी ही होता, बट वो लिमिट में 1 एग्जैक्ट नहीं आता है। आ रहा है समझ में? तो ये सारे अपने आप में हैं, आप उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो कि सर ये 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होगा, 0 इंटू इन्फिनिटी 0 होगा। दिस ऑल आर इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, दो के एग्जाम्पल ले लिए, 0/0 का एग्जाम्पल हम ले चुके हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का एग्जाम्पल एक मैं अभी ले लूंगा, तो आपको उसकी क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट नोट कर लो बेटा, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0। ये दो फॉर्मेट के अभी एग्जाम्पल नहीं दूंगा क्योंकि आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा लास्ट लास्ट में पढ़ते हैं हम ये वाले फॉर्मेट। ठीक है,
ठीक है, ये नोट कर लिया बेटा कि ये भाई ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है। हमारी जो दुनिया लिमिट में चलनी है वो इसके अराउंड चलनी है। और क्यों इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है, उसका मतलब क्या है, ये दुनिया आपको समझनी बहुत जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो सॉल्व करना सीख ही लोगे आप, बट उसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा, और थोड़ा भी घुमाया तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। तो इसीलिए चीजें जो 2 लेक्चर में थी, मैं डायरेक्ट रैशनलाइजेशन फैक्टराइज करके भी बता सकता था, बट वो इतना मजा नहीं आता उसमें। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यू मस्ट बी हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग, और इसमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अब एक और क्वेश्चन, चलो आप बोल रहे थे सर थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल ले लो, इतने सारे इंडिटरमिनेट फॉर्मेट आपने सिखा दिए। अगर मैं ये वाला एग्जांपल ले लूं, अब ये क्या होगा, ये क्या होगा, बोलो बेटा। सर आप लास्ट टू लास्ट पेज दिखा सकते हो? एक पहले लास्ट पेज देख लो बेटा सब। और ये उसके लास्ट वाला पेज देख लो। यस, बोलो बेटा। सर ये नहीं, इसके पीछे इसके ये प्रीवियस टू प्रीवियस पेज, ये वाला। इसके इसका प्रीवियस पेज, यस। चलो ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया है, इसमें अब आपको पता है कि दोनों पैराबोला है भाई। और पैराबोला आपको पता है कि पैराबोला है, दोनों कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला है, जैसा भी हो कुछ इस टाइप के होंगे। तो जब x की वैल्यू आप इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी पे जाती है। करेक्ट है, ये तो आइडिया है आपको। करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि न्यूमरेटर भी पैराबोला है, डिनोमिनेटर भी पैराबोला है। तो इंक्रीज होती जाएगी वैल्यू, तो जब आप एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे जाओगे, इधर वैल्यू बढ़ाते जाओगे, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो भाई ये आपको देख के पता चलेगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट आ रहा है। आया समझ में, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी आ गया। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में क्या करूँ मैं, रेशनलाइज फैक्टराइज क्या करूँ? तो मैं बोलूंगा नहीं यार, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में इसमें थोड़ा सा अलग मेथड यूज होगा। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक बहुत अच्छी मेथड है, स्मार्ट मेथड जिसको बोल सकते हैं, टेक हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन क्या किया हमने, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स मैंने कॉमन ले ली। अभी कॉमन ले ली तो मतलब मैंने एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन लिया भाई। तो ये एक्स स्क्वायर की जगह 1 बचा, यहाँ 4/x बचा, और यहाँ 2/x स्क्वायर बचा। करेक्ट है, वो था नहीं तो डिनोमिनेटर में लगा दिया। और सिमिलरली मैंने डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 6/x बचा, प्लस 3/x स्क्वायर बचा। बहुत बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इसमें तो किसी को डाउट नहीं। ठीक है सर, हो गया। ये तो कैंसिल कर दो, कुछ भी हो, एक्स डजंट मैटर, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब ध्यान दो कि अगर एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पुट करता हूँ, अब एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पुट करता हूँ, तो ये तो 1 ही आएगा, ये -0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, और ये भी 0 को अप्रोच करेगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई ये 4 को
इस वाले में समझना, अगर ये 4 को बहुत ही बड़े नंबर से डिवाइड करता हूँ, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है करेक्ट, बहुत ही बड़े नंबर से डिवाइड करता हूँ, तो ये तो क्या आता है, 0 ही आएगा। 0 एग्जैक्ट नहीं आता है, 0 को अप्रोच करता है, आपको पता है हमारी दुनिया यहाँ अप्रोचिंग चल रही है सबकी सब। सिमिलरली ये भी 0 को, ये भी, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। आया क्या समझ में, क्या हो गया? हाँ, फाइनली मैंने यहाँ पे एक्स इनफाइनाइट सब्सटीट्यूट किया। एक्स इनफाइनाइट सब्सटीट्यूट करना बहुत गलत टाइप से साउंड होता है, समझ में आ रहा है रिया? इनफाइनाइट सब्सटीट्यूट नहीं करते, इनफाइनाइट में हम उस एक्सप्रेशन को फील करते हैं, उस फ्रैक्शन, उस एक्सप्रेशन को एनालिसिस करते हैं और उसकी वैल्यूज, उसकी अप्रोचिंग वैल्यूज लिखते हैं। तो हाँ, अपनी देसी लैंग्वेज में आप बोल दो कि मैंने एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट कर दिया, बट मैं लॉजिकली या मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं बोलूंगा कि एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे 4/x को मैंने एनालिसिस करके 0 लिख दिया। ठीक है, अब एक फटाफट मेरे को एक और क्वेश्चन आप करके बता दो भाई। इसकी वैल्यू निकाल के बता दो फटाफट। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्मेट भी आपको समझ में आ गई कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्मेट में क्या चल रहा है। ये 2 है ना? करेक्ट वैष्णवी, करेक्ट साक्षी, करेक्ट सोनी, भाव्या, राजदीपेश, कुणाल गलत है बेटा आपका, तन्मय आपका सही है, नहीं अथर्व गलत है। देखो यहाँ पे क्या करोगे, अगेन यू विल बी एनालिसिंग इट एंड यू विल बी बोलिंग के इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है, करेक्ट? करेक्ट बोल रहा हूँ? फिर आप बोलोगे कि सर ऐसे ऐसा करो, आप ऐसे मत करो, इसको एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, थोड़ा सा लॉजिकली अपन कर लेते हैं इसको। कुछ ये टाइप की दुनिया आ गई और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे 1 + 0 - 0 डिवाइडेड बाय -2 + 3, सॉरी +0 + 0, तो -1/2 आपका आंसर आ गया। करेक्ट, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लिमिट को थोड़ा थोड़ा मेहनत करके करोगे, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा आज के दिन का, इसको नोट कर लो, एक लास्ट क्वेश्चन और कराऊंगा आज के दिन का, फिर कल मेरा क्लास है। तो अब कल आप होमवर्क के लिए रेडी रहना। आज की दुनिया बस यही बोलूंगा मैं कि मुझे जो है ना, ये सारे दोनों लेक्चर है, आप अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से समझो दुनिया क्या चल रही है इसकी। अभी बिल्कुल बर्डन नहीं दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि आई वांट एटलीस्ट यू स्टार्ट फीलिंग इट एटलीस्ट, ताकि क्या हमारे आगे के काम आसान हो जाए, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी हमको इजी लगने लग जाए, एक बार हम इसको फील करने लग जाए तो। ठीक है, तो थोड़ा सा उस फीलिंग को ही दो, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जो चीजें मैंने बोल के आपको समझाया है, खुद अपने आप को बोल के समझा लो। ठीक है, नहीं हो तो लिंक आपके पास मिली गई होगी, आपको लिंक देख लो, बट चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो। एक क्वेश्चन करा रहा हूं, एक फॉर्मेट बाकी था, किसी ने बोला सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो 0 होगा, तो दोस्त ये ले ले एक क्वेश्चन, तू भी ले ले। इसको देख लो, ये क्या आएगा, मैं भेज दूंगा, थोड़े टाइम में भेज दूंगा, बट आफ्टर एन आवर और सो, मतलब बिफोर योर लेक्चर्स एंड 1:30 पे शायद एंड होंगे आपके सारे लेक्चर्स, यू विल गेट द रिकॉर्ड।
अब इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मैं आपको जस्ट ये एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जो पहला वाला एक्सप्रेशन है, व्हेन एक्स इज टेंडिंग्स टू 2 है, तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ आपको पता है, इसका ग्राफ ये ग्राफ होता है। तो जब 2 को अप्रोच करती है ना, तो ये एक्सप्रेशन 0 को अचीव करता है, और जब ये 0 को अचीव करेगा तो ये पूरा किसको करेगा, 1 2 डिवाइडेड बाय 0 विल अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा समझना, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग और देखना। ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, दिस इज अप्रोचिंग टू 0, दिस इज अप्रोचिंग टू 0, एंड दैट्स व्हाई ये जो पूरा पार्ट है, दिस इज अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट। सिमिलरली ये वाला भी जो पार्ट है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो एट x is equal to 2, x is tending to 2, this is approaching to 0, and if this is approaching to 0, the whole this thing is approaching to infinite. ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप इसको देखोगे लॉजिकली, 0 पुट करके देखोगे, तो यू विल एनालिसिस इट के ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्मेट टाइप से कुछ आएगा। ठीक है, क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय एक्स अपॉन में एक्स माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1, ये दुनिया आ जाएगी। ठीक है, फैक्टराइज कर दिया नीचे वाला, और मैंने अब क्या किया, x माइनस 2 को कॉमन ले लिया, 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, और अब एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस 2 माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो न्यूमरेटर बच जाएगा एक्स माइनस 2, डिनोमिनेटर बच जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। नो, यू डायरेक्टली सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 2, यू विल गेट 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 माइनस 1। आपका आंसर आ गया 1/2। तो आई होप अब आप समझ में आ गए कि सारे इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट थे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ गया था, 0 इंटू इनफाइनाइट आ गया था, 1 की पावर इनफाइनाइट आ गया है, इन्फिनिटी बाय इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट को समथिंग सम मैथ्स लगा के आपको सॉल्व करना है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कल हम और थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम एक अच्छे ठीक ठाक लेवल पे आ जाएं समझने के, देन यू स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस। सो फॉर नाउ मेरी तरफ से लेक्चर एंड, यू कैन कॉपी इट, यू कैन लीव द मीटिंग। कल मिलेंगे, कल थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो टुडे नो होमवर्क, जस्ट मेक श्योर के जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारी चीजें आपको पता रहे। इन एनी क्लास इफ आई वांट यू टू एक्सप्लेन इट टू मी, यू कैन एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। उस लेवल की तैयारी आप इन चैप्टर्स में कर लेना बेटा, मतलब जितना अपन ने पढ़ा है उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए।